फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और अदर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके लिए भारत का संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको भारत के संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज़ की एक सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें हम भारत के संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। साथ में प्रत्येक क्वेश्चंस का दोस्तों विस्तार पूर्वक डिस्कशन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं दोस्तों आज के वीडियो को, जिसका टॉपिक है भारत के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में दोस्तों हम भारत के संविधान के गठन से लेकर के भारत के संविधान के निर्माण तक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार रिपीटेड तौर पर पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसके जो गठन का विचार सर्वप्रथम भारत में डॉक्टर एम एन राय ने रखा था। और दोस्तों, यह जो एम एन राय हैं, यह वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेताओं में से एक थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष कोई भी अपनी डिमांड नहीं रखी थी। इन्होंने सिर्फ अपने विचार व्यक्त किए थे कि भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए और वह संविधान सभा भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ी कानून की किताब होगी। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम से पूछा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से दोस्तों यह है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? डॉक्टर एम एन राय। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका भारत की स्वतंत्रता में एक अहम योगदान था, जिन्होंने ब्रिटिश काल में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की जनता के लिए महत्वपूर्ण मांगें प्रस्तुत की और उनको प्राप्त करने में लगातार संघर्ष किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी दोस्तों संविधान सभा के गठन की मांग किया, किससे? ब्रिटिश सरकार से। और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब एम एन राय ने 1934 में विचार व्यक्त किया, तो उसके एक वर्ष पश्चात ही 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी डिमांड रख दी कि भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित दोस्तों कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, उसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी। कब? 1885 में। और इसके जो संस्थापक हैं ए ओ ह्यूम, दोस्तों वह ब्रिटिश सरकार में ही एक अफसर थे। यह भी आप याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार में अफसर थे ए ओ ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, यह भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी कई बार एग्जाम्स में लिख के आ जाता है, तो आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों जो पहली महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी, वह थी एनी बेसेंट। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अगर पूछा जाए तब सरोजिनी नायडू थी। तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला थी दोस्तों सरोजिनी नायडू, जो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। किसके लिए, किस राज्य के लिए नियुक्त हुई थी? उत्तर प्रदेश के लिए। और दोस्तों इनको भारत कोकिला भी कहा जाता है, इनको आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी दोस्तों 1885 में इसका संस्थापना हुई, लेकिन सूरत अधिवेशन में दोस्तों यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल, इन दो में विभाजित हो जाती है। नरम और गरम दल में गरम दल के नेता अलग हो जाते हैं और नरम दल के नेता अलग हो जाते हैं। गरम दल के नेताओं में से जैसे हो गए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। नरम दल के नेताओं में से दोस्तों जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये नरम दल के नेताओं में से थे। तो दोस्तों नरम दल और गरम दल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब विभाजित हुई, इसको भी आप याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन 1907 में। दोस्तों जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, उनमें से बेलागवी का अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। और यह बेलागवी का जो अधिवेशन दोस्तों यह 1924 में हुआ था। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी जो एम एन राय थे,
जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा, इनका संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था एम.एन. राय वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेताओं में से एक थे। तो जो स्वतंत्रता सेनानी एम.एन. राय थे वह वामपंथी आंदोलन के नेता थे। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वह कथन के रूप में है। स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा करेगी। यह कथन किसका है? दोस्तों जब ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना जो डिमांड रखी थी, मांग रखी थी कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, उसके पश्चात ही पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने अपनी एक और मांग रख दी थी कि संविधान सभा का तो गठन किया जाएगा, लेकिन उस संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर ही किया जाएगा। तो यह कथन भी दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं आपको इसीलिए विस्तार पूर्वक बता रहा हूं कि आपको याद रहे कि संविधान सभा के निर्माण के पहले यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डिमांड रख दी थी कि संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी गए लोग होंगे। किस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया? सो फ्रेंड्स 1940 में ब्रिटिश सरकार एक प्रस्ताव लेके आई थी जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में दोस्तों सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो संविधान सभा के गठन की मांग थी उसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन तुरंत कार्रवाई के लिए उसने मना कर दिया, क्योंकि उस समय क्या था दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। उस समय ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन को तो तुरंत मना कर दिया, लेकिन सैद्धांतिक रूप से इसकी स्वीकृति दे दी थी कि इसका गठन किया जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट्स जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार एम.एन. राय ने किया था। पॉइंट वाइज आप नोट कर लीजिएगा। संविधान सभा का जो मुख्य कार्य था वह था संविधान का निर्माण करना। आगे लेकिन मैं आपको एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा दोस्तों। जब संविधान सभा का गठन हो गया था, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, तो यही संविधान संसद के रूप में भी इस संविधान ने कार्य किया था। आगे विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा कैसे। भारत के संविधान का निर्माण किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना होगा, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कांग्रेस की संविधान सभा के गठन की मांग को ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव में मान लिया था। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इनको अगर आप याद कर लेंगे तो आप इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर भारतीय संविधान कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से हल कर लोगे। ब्रिटिश सरकार का क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ब्रिटिश सरकार ने जब अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन की मांग की थी, स्वीकार कर लिया था, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, चूंकि उस समय भारत में स्वतंत्रता की मांग और ज़्यादा तेजी से उठने लगी थी, तो ब्रिटिश सरकार ने विश्व युद्ध द्वितीय के दबाव में आकर, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसके दबाव में आकर के क्या किया, एक भारत में आयोग भेजा था, वह था क्रिप्स मिशन। और कब भेजा था? 1942 में। अब दोस्तों जब 1942 में क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो इसके समक्ष भारत के नेताओं ने स्वतंत्रता की मांग किया, लेकिन इस क्रिप्स मिशन में दोस्तों जो आयोग था उसने भारत को तुरंत प्रभाव से स्वतंत्रता देने से मना कर दिया, और उसने इस आयोग ने यह कहा कि भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन कब? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। इसीलिए इस आयोग के जो सलाह थी उसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, क्योंकि स्वतंत्रता हमें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मिलेगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ यह आयोग ने सलाह दिया है। और दोस्तों जब यह आयोग वापस चला जाता है उसके पश्चात महात्मा गांधी भारत में कौन सा आंदोलन शुरू करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन इसके पश्चात महात्मा गांधी भारत में शुरू करते हैं, और उसमें महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था दोस्तों? करो या मरो का नारा। और कमेंट में लिख करके बताएं दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ब्रिटिश सरकार का
कैबिनेट मिशन। दोस्तों जब विश्व युद्ध द्वितीय जो वर्ल्ड वार दूसरा था वह समाप्त हो गया 1945 में। उसके पश्चात दोस्तों तब तक भारत में अनेक विद्रोह होने लगे और भारत में जो स्वतंत्रता यानी स्वराज की मांग थी वो बहुत तेज़ी से उठने लगी। तो दोस्तों भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1946 में एक मिशन भेजा, कौन सा? कैबिनेट मिशन। यह ब्रिटिश संसद के मंत्री थे, इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। और दोस्तों 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसको याद रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? अभी मैंने आपको बताया दोस्तों 1942 में, और इसी में महात्मा गांधी ने करो या फिर मरो का नारा दिया था। कौन सा? करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने। और दोस्तों यह 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने यह आंदोलन छेड़ा था। आपको मैं विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा भारत को 2 स्वायत्त 2 बराबर भागों में बांटने की मांग किया गया था? तो दोस्तों यह थी मुस्लिम लीग। जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने इस मिशन के इस आयोग के सामने एक डिमांड रखी कि भारत को 2 भागों में स्वायत्त भागों में बांटा जाए और प्रत्येक भाग के लिए अलग संविधान सभा गठित की जाए। लेकिन दोस्तों इस जो मांग थी मुस्लिम लीग की, इसको कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया था। ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम लीग को 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया था? अभी मैंने आपको बताया कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। रिपीटेड तौर पे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपको ऐसे याद हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दोस्तों, 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिनकी अध्यक्षता में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपनाने के लिए संविधान सभा को यानी गठित किया जाएगा, यह उसने डिमांड अपनी सलाह अपनी रखी थी। और भारत को स्वतंत्रता भी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दी जाएगी, यह भी आयोग की सलाह थी। 1946 में ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन की मांग को ठुकरा दिया था क्योंकि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के समक्ष भारत को 2 स्वायत्त भागों में बांटने की मांग किया था और कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभाओं की मांग को भी ठुकरा दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स हैं दोस्तों, इनको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी आवंटित की गई? 1946 में दोस्तों जब भारत में कैबिनेट मिशन आ गया, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग के 2 संविधान सभा के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। भारत के विभाजन को भी उसने अस्वीकार कर दिया, लेकिन संविधान सभा जो कि पूरे भारत के लिए एक होगी उसके गठन को स्वीकृति दे दी। और दोस्तों उसमें सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई वो 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे पूरे भारत के लिए दोस्तों, यह भी आप याद रखिएगा, जिनमें से 296 सदस्य थे ब्रिटिश एरिया से, ब्रिटिश जितने भी क्षेत्र थे, और 93 सदस्य थे उनसे जहां पर देसी रियासतों का शासन था। तो कुल सदस्यों की संख्या थी 389, उसमें संविधान सभा के जो कुल सदस्य संख्या थी वो 389 थी। ब्रिटिश भारत के लिए 296 सदस्य और देसी रियासतों के लिए 93 सदस्य आवंटित किए गए थे और प्रत्येक 10 लाख की संख्या में 1 सीट का आवंटन किया गया था। तो उस समय दोस्तों 389 सीटें थी संविधान सभा में। देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनका चयन जो भी रियासतों के राजा थे, जो रियासत प्रमुख थे, उनके द्वारा किया जाना था और भारत में जो 296 सदस्य थे उनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाना था। तो इस तरह से जो दोस्तों संविधान सभा थी वह आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामित एक संविधान सभा थी दोस्तों। यह ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों संविधान सभा एक आंशिक रूप से चुनी हुई, जिसमें कि कौन थे? 93 सदस्य थे दोस्तों देसी रियासतों से, और आंशिक रूप से दोस्तों आंशिक रूप से चुनी हुई जिसमें 296 थे, आंशिक रूप से नामित जिसमें 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। तो आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामित एक संविधान सभा थी। यह क्वेश्चन एग्जाम से पूछा गया है कि संविधान सभा कैसी संस्था थी। संविधान सभा के चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी संविधान सभा के चुनाव में। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा चुनाव में भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया, अपने को इस चुनाव से दूर रखा था।
संविधान सभा का चुनाव हो जाता है दोस्तों। उसके पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की। अब दोस्तों इसमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। 1934 याद रखिए, 1934 में डॉक्टर एम.एन. राय ने संविधान सभा के गठन का विचार रखा। उसके पश्चात 1935 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी। उसके पश्चात क्या होता है दोस्तों? उसके पश्चात 1940 में अगस्त प्रस्ताव में 1940 में अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी जाती है अगस्त प्रस्ताव में। उसके बाद आता है 1942 जिसमें क्रिप्स मिशन भारत आता है। 1942, 1940 नहीं, 1942। जब क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 में तो यह भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संविधान सभा के गठन को सलाह देता है और भारत को स्वतंत्रता भी द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होगा उसके पश्चात देने के लिए कहता है, जिसके विरोध में महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं और यह कहते हैं कि जो क्रिप्स मिशन है उसने हमें पोस्ट डेटेड चेक दिया है। उसके पश्चात दोस्तों 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है जो भारत में संविधान सभा के गठन को मांग को स्वीकार कर लेता है और संविधान सभा के गठन की सदस्यता भी निर्धारित कर देता है। लेकिन यह जो संविधान सभा की जो गठन किया जाता है, मुस्लिम लीग यह कहती है कि हमें अलग देश चाहिए और अलग संविधान सभा चाहिए, लेकिन इस मांग को कैबिनेट मिशन अस्वीकार कर देता है। तो दोस्तों संविधान सभा की उसके पश्चात पहली बैठक होती है जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव दोस्तों दो प्रकार से होता है। आंशिक रूप से चुना हुआ, यानी कि कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। आंशिक रूप से नामित, यानी कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो देशी रियासतों के जो रियासत प्रमुख थे, राजा थे, उनके द्वारा नामित होते हैं। और इसके पश्चात दोस्तों प्रत्येक सदस्य के लिए लगभग 10 लाख जनसंख्या में से एक सदस्य को चुना जाना था दोस्तों। तो ये भी मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनको आप याद रखिएगा। उसके पश्चात 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और जिसमें दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं और उन्हीं को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता दी जाती है और वह एक अस्थायी अध्यक्ष थे। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? पहले ही मैंने बता दिया आपको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसका भी दोस्तों भारत की संविधान सभा की सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको इसलिए संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष बनाया गया था। इसका भी दोस्तों एक रीजन है और यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। कारण यह है दोस्तों कि यह जो पद्धति है भारत में फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। दोस्तों फ्रांस में क्रांति हुई थी, आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। भारत में फ्रांस की क्रांति जब हुई दोस्तों, वहाँ पर जब संविधान सभा का गठन हुआ तो वहाँ पे वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्षता प्रदान की गई थी। उसी पद्धति को पालन करते हुए भारत में भी जब संविधान सभा का गठन किया गया बहुत सारे संघर्षों के पश्चात, तो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसी आधार पर उनको भी संविधान सभा की पहली जो सभा थी उसमें उनको अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 13 दिसंबर को दोस्तों संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, 13 दिसंबर 1946 को। इसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है, जो कि आगे चल करके स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी चुने जाते हैं और इनको देश रत्न की उपाधि दी गई थी। दोस्तों बीच बीच में मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष थे, यह सत्य कथन है दोस्तों। महात्मा गांधी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, यह असत्य कथन है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे, यह भी कथन सत्य है। पहले मैंने आपको बताया दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपने आप को संविधान सभा के चुनाव से बाहर रखा था। नेता एकमात्र ऐसे थे जो संविधान सभा के गठन में भाग नहीं लिया और संविधान सभा में एक अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। तो इस तरह से ऑप्शन ए और 1 और 3 2 ऑप्शन सही हैं इसके। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई दोस्तों? संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी
13 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव है जो संविधान सभा की दूसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया था? दोस्तों, यह प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की दूसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था और इसको प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और दोस्तों, यदि आप उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ेंगे तो आपको इसमें भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी आपको झलक मिलेगी। तो भारत के संविधान सभा में दूसरी बैठक में ही उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इस क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा के प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। कुछ कथन दोस्तों उनके विचार करते हैं। संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, सत्य कथन है। मौलिक अधिकार उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, असत्य कथन है। उद्देश्य प्रस्ताव फ्रांस की क्रांति पर आधारित है, यह भी असत्य है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए सत्य है, इसका केवल पहला कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था, प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, उसको स्वीकृति कब मिली थी? तो दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। उद्देश्य प्रस्ताव को, इसको भी आप याद रखिएगा। कौन सा अधिनियम है भारत की स्वतंत्रता से संबंधित? दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया था, जिसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। कब? 15 अगस्त 1947 को भारत को इसी अधिनियम के आधार पर भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। 15 अगस्त 1947। स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। दोस्तों, स्वतंत्रता अधिनियम के पहले ही भारत में संविधान सभा का गठन हो चुका था। मैंने पहले आपको विस्तार पूर्वक बताया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, 13 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। उसके पश्चात लगातार बैठकों का सिलसिला चालू हुआ और कुछ समितियां बनी जो अलग अलग जिन्होंने कार्य किए थे। तो भारतीय संविधान सभा की स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए इस अधिनियम ने। पहला परिवर्तन यह था कि संविधान सभा को पूरी तरीके से एक संप्रभु निकाय बना दिया गया। अब यह संसद की तरह भी कार्य कर सकती थी। अधिनियम ने संविधान सभा को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के संविधान में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने, बदलने का अधिकार दे दिया गया। जब ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा को एक संसद का स्वरूप प्रदान कर दिया, तो ब्रिटिश सरकार ने यह भी स्वीकृति दे दी कि आप ब्रिटिश सरकार कोई भी कानून यदि बनाई है इसके पहले, तो आप उसमें बदलाव कर सकते हो, उसको समाप्त भी कर सकते हो और भारत के लिए आप किसी भी कानून को बना सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों, जो भारत की संविधान सभा थी जिसका मुख्य कार्य था संविधान का निर्माण करना, अब वह विधायिका भी बन गई। कैसे? कि अब वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर सकती है, समाप्त कर सकती है, बदल सकती है और भारत के परिप्रेक्ष्य में कोई भी कानून वह बना भी सकती है। तो कानून कौन बनाता है? विधायिका। तो भारतीय संविधान विधायिका भी बन गई और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक निकाय भी बन गई थी। तो अब संविधान सभा के दो कार्य हो गए, संविधान का निर्माण करना, दूसरा देश के लिए कानून निर्माण करना और उसको लागू करना। तो यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत की संविधान सभा में कुछ परिवर्तन किए। यह आपको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम्स में आप आसानी से क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे यदि आप संविधान सभा से संबंधित इन नोट्स को, पॉइंट्स को नोट करते हैं। जब संविधान सभा की दोस्तों जब बैठक होती थी संविधान सभा के रूप में, तो इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब यही बैठक विधायिका के रूप में, यानी कि जब कानून बनाने के रूप में यह जो संविधान सभा बैठती थी, तो उसकी अध्यक्षता करते थे कौन? जीवी मावलंकर। इसीलिए स्वतंत्र भारत के दोस्तों, यह जब पहली बार चुनाव होते हैं तो स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर ही चुने जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? दोस्तों, संविधान सभा जब संप्रभु निकाय हो गई, संसद भी हो गई और संविधान निर्माण सभा भी हो गई, तब उसके पास पूरे अधिकार आ चुके थे। उसके पश्चात दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनी स्वीकृति दे दी थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को हम तिरंगा कहते हैं।
संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को अपना लिया था। आपने तिरंगे को देखा, 3 इसमें आड़ी पट्टियां हैं। सबसे ऊपर है गहरे रंग का केसरिया रंग जो साहस और बलिदान का प्रतीक है। मध्य में है सफ़ेद रंग जो सत्य और शांति का प्रतीक है। सबसे नीचे है हरा रंग जो विकास, उर्वरता और खुशहाली का प्रतीक है। तो आप ये 3 पट्टियां हैं भारत के तिरंगे में, जिनका अलग अलग हर पट्टी का मतलब है, इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों जो हमारे भारत का संविधान है, दोस्तों जो हमारा भारत का राष्ट्र ध्वज है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह 3:2 होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में आपने देखा होगा जो सफ़ेद रंग की पट्टी है उसमें नीले रंग की 24 तीलियों वाला एक अशोक चक्र है जो हमारे प्यारे भारत की निरंतर प्रगति का एक सूचक है। नीले चक्र जो है वो दोस्तों वह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ में एक अशोक स्तंभ है, उससे इस नीले चक्र को लिया गया है। दोस्तों राष्ट्रगान जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। हमारे राष्ट्रगान नेशनल सॉन्ग को, नेशनल एंथम को दोस्तों राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों राष्ट्रगान से संबंधित, नेशनल एंथम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जनगण मन जो राष्ट्रगान है उसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। इनके बारे में कुछ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार, विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों विश्व के सबसे बड़े नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जो साहित्य कौन सा था? गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। और दोस्तों भारत के तो ये पहले व्यक्ति थे ही नोबेल पुरस्कार विजेता। इसके साथ साथ ये गैर यूरोपियन पहले व्यक्ति हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले। राष्ट्रगान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत कर लिया गया था। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रगान में कुल 13 पंक्तियां हैं और राष्ट्रगान को 52 सेकंड के भीतर गाया जाता है। राष्ट्रगान से संबंधित वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। किसने रचना किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। इसको सबसे पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। प्रकाशित यह कब हुआ था? 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में। कौन सा शीर्षक था? भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रगान को अगर आप गाएंगे तो उसमें 13 पंक्तियां हैं। इसका जो गायन समय है वह 52 सेकेंड है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने राष्ट्रगान को संगीतमय धुन प्रदान किया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वह भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, जिसकी रचना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। तो इस तरह से 2 देशों के राष्ट्रगानों की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। 15 नवंबर 2010 को दूरसंचार विभाग ने एक जो प्रेस जारी किया था उसके द्वारा राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून नहीं बनने का निर्देश जारी किया। यानी कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान कॉलर ट्यून अपना रिंगटोन नहीं बना सकता है। भारतीय संविधान सभा ने वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है उसको राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। अब दोस्तों जो वंदे मातरम है यह भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसकी रचना की थी। वहीं से वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति हैं दोस्तों। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको भारत का देश रत्न भी इनको कहा जाता है। दोस्तों वंदे मातरम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत की रचना बंगाली भाषा में की थी। राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चटर्जी द्वारा 1874 में की गई। वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। बंकिम चंद्र चटर्जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है आनंद मठ, जिसमें इन्होंने बंगाली भाषा में वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसकी रचना किया। लेकिन वर्तमान में दोस्तों इसका संस्कृत रूप में यह गाया जाता है। इसको किसमें? वंदे मातरम को संस्कृत भाषा में गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत की धुन पन्नालाल घोष ने तैयार किया है। राष्ट्रीय गीत को गाने में कुल समय 1 मिनट 5 सेकेंड
लगता है दोस्तों। वहीं अगर देखा जाए राष्ट्रगान तो वह 52 सेकंड के भीतर गाया जाता है। सर्वप्रथम 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गाना गाने वाले अशफाक उल्लाह खान थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कुछ हैं दोस्तों, उनके बारे में बता देता हूँ। राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय फूल नेशनल फ्लावर लोटस यानी कमल, नेशनल हमारा जो फ्लैग है वह है तिरंगा, राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री बरगद का पेड़, नेशनल एम्बलेम राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, नेशनल एनिमल राष्ट्रीय पशु बाघ, नेशनल बर्ड राष्ट्रीय पक्षी मयूर पीकॉक, नेशनल रिवर यानी राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी, भारत की सबसे लंबी नदी। भारत का संविधान कितने दिन में बनकर के तैयार हुआ? फ्रेंड्स, भारत के संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कितने दिन? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है दोस्तों, ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको आप याद रखिएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए लगे थे दोस्तों? 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए। कई बार यह मिलियंस में लिख करके आता है, तो आप याद रखिएगा 6.4 मिलियन रुपीस लगे थे भारत के संविधान के निर्माण में। संविधान निर्माण के लिए कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया गया है? तो दोस्तों, संविधान निर्माण के लिए जो हमारी समिति थी, प्रारूप समिति, उसने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था भारत के संविधान के निर्माण के लिए। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 2 वर्ष दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। उसके पश्चात भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो। निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य कार्य संविधान का निर्माण करना था? तो दोस्तों, संविधान सभा जो थी उसमें से कुछ समितियों का निर्माण किया गया था। अलग अलग समिति के व्यक्तियों को, अलग अलग समिति जो थी उनमें अध्यक्ष बनाए गए थे और उनके अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए थे। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वह थी प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्ट समिति भी कहा जाता है। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसका मुख्य कार्य था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहले ही मैंने आपको बताया दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति का मुख्य कार्य था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया और प्रारूप समिति का मुख्य कार्य था संविधान का निर्माण करना। उसमें दोस्तों 7 लोग थे, इसको आप याद रखिएगा। यह 7 सदस्य आप याद रखिएगा, या तो फिर आप संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, इसको तो आप जरूर याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, एग्जाम से बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष भी या फिर एकता पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष या फिर एकता पुरुष। दोस्तों, भारत के जो संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका मुख्य कार्य था भारत में देशी रियासतों का विलय कराना और इन्होंने यह महत्वपूर्ण कार्य किया और इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नामक एक स्टैच्यू इनके नाम से गुजरात के बड़ोदरा में बनाई गई है। भारत की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। महत्वपूर्ण कुछ समितियां थी भारत की संविधान सभा की, उनके नाम याद रखिए। संविधान संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति, जिसका मुख्य कार्य था संविधान का निर्माण करना, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी जो एग्जाम्स में पूछी गई हैं। संविधान के अंगीकरण के समय उसमें क्या क्या शामिल था? दोस्तों, भारत के संविधान को जब अंगीकृत किया गया तो उसमें प्रस्तावना, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। साथ में भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में डिवाइड किया गया था, 22 भागों में विभाजित किया गया था। तो आप याद रखिएगा 22 भाग थे संविधान में। मूलतः संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों, अगर वर्तमान में देखेंगे तो आपको 12 अनुसूचियां भारत के संविधान में मिलेंगी। लेकिन जब 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तो उस समय भारत के संविधान में कुल 8 अनुसूचियां ही थी। उसके पश्चात 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सत्य कथन है दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह भी सत्य कथन है। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, यह भी दोस्तों सत्य कथन है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य हैं। दोस्तों भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, प्रस्तावना और भाग हैं, इतना किसी भी देश के संविधान में नहीं है। दोस्तों भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में अनुच्छेद जब अपनाया गया था तब 395 थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और प्रस्तावना थी। उसके पश्चात साथ साथ भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया था। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो दोस्तों लगभग 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग हैं और प्रस्तावना है। वर्तमान में भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका निर्माण समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसकी निर्माण लागत है 64 लाख रुपए और लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था इस संविधान के निर्माण में। भारत के संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही आधुनिक मनु की भी उपाधि दी गई है। भारत के पहले विधि मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थे। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आप इनको रट लीजिए। और आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों भारत के संविधान दिवस को 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान सभा का जो प्रतीक यानी मुहर थी वह था हाथी। वर्तमान में हमारा हेरिटेज एनिमल है, राष्ट्रीय हेरिटेज एनिमल, राष्ट्रीय विरासत पशु है। संविधान सभा के सचिव थे A.N. अयंगर। संविधान का सभा का जो मुख्य प्रारूप था वह L.N. मुखर्जी के द्वारा लिखा गया। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक जो थे प्रेम बिहारी नारायण थे। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार थे सर B.N. राव। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में दोस्तों यह इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज है, जिसमें आज के वीडियो में हमने देखा भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्य तौर पर यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनमें पूछे जाते हैं। साथ में प्रत्येक प्रश्न का हमने विस्तार पूर्वक वर्णन भी किया है, विस्तार पूर्वक डिस्कशन किया, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको क्वेश्चंस हल करने में बहुत ही आसानी से मजबूती देगा। तो दोस्तों धन्यवाद। और अंत में यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।